तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर तुम एक महीने में कितनी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मोर देन अर्निंग में तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम कैसे स्पॉन्सरशिप ला सकते हो और एक्चुअली इवन एट 10,000 फॉलोअर्स अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट कि जो ब्रांड्स होते हैं वो फॉलोअर्स देखते हैं, वो काफ़ी सारी और चीज़ें देखते हैं। बीइंग इन द इंडस्ट्री माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिनके 500 के फॉलोअर्स हैं लेकिन उनको एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। ऐसा हाल मेरा भी था, मेरे लगभग 400 के या 450 के टच हो गए थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट एनी स्पॉन्सरशिप्स। और दूसरी तरफ आज मेरे पास इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स आती है, मेरे पास महीने की कम से कम भी 6-6 8-8 स्पॉन्सरशिप्स आती है और मैं काफ़ी सारी डिक्लाइन कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी स्पॉन्सरशिप्स करनी नहीं होती। तो मैंने ऐसा क्या चेंज किया कि आज से 2-3 महीने पहले जब मेरे 500 के फॉलोअर्स थे तब मेरे पास एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही थी, और आज मेरे पास 800 के पे इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स आ रही है कि मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ जाती है, राइट। मैं अब इसके जो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ, मैं एक भी ब्रांड का नाम नहीं लेने वाला क्योंकि वो अग्रीमेंट में रहता है कि मैं नाम नहीं बता सकता कि मैंने कौन से ब्रांड से कितना चार्ज किया, क्योंकि जब वो दूसरे क्रिएटर्स को पिच करते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो बोलता है कि भाई तूने इसको 2 लाख दिए तो मेरे को भी 2 लाख चाहिए। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि कैसे मेरे पास डील आती है और कितनी बड़ी डील्स आती है। तो आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा अब तुम लोग देख सकते हो, ये एक मेरे पास ब्रांड का आया था जिसमें मेरे को 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं फॉर 1 रील एंड 2 स्टोरीज। सिर्फ एक रील डालने के मेरे को 1 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन हो गया। ये सारी इसी मंथ की है, ये सब सिर्फ जनवरी की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये मेरी दूसरी स्पॉन्सरशिप हो गई। अगेन मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेने वाला हूँ। इसमें मेरे को 1,70,000 रुपीज़ मिल रहे हैं फॉर 3 रील्स। तो तुम निकाल सकते हो एवरेज प्राइसिंग उसका कितना आएगा, और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा ये मेरा जो खुद का एक एफिलिएट बिजनेस है, उसके थ्रू मैंने इतनी अर्निंग्स की थी। मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ उस बिजनेस में बेसिकली। तो ये लगभग उसकी अर्निंग है इस मंथ की, तुम देख सकते हो दिसंबर 17 से जनवरी 13 तक की। ऑलराइट, ये एक और एग्रीमेंट है। अगेन मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे को 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिल रहे थे। और ये तुम एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसमें तुम ये देखोगे कि एक ब्रांड है। मैं अगेन मैंने सारे स्क्रीनशॉट में नाम हटा छुपा दिए हैं, लेकिन जो मेरे को काउंटर मेरी जो मैनेजर है वो 2,50,000 का पुश कर रहे थे, लेकिन फाइनली क्लोज हुआ है। तुम देख सकते हो, अर्पित एड्रेस दे दो, 2,20,000 पे क्लोज हुआ है। प्रोडक्ट्स डिस्पैच करना है, ये तुम देख सकते हो 2,20,000 रुपीज़ एक रील का मिल रहा है, वन टाइम का। इसके अलावा एक और रील है जो 70,000 रुपीज़ पे क्लोज हुई थी। 80 का ट्राई कर रहे थे लेकिन 70,000 पे क्लोज हुआ था। अब ये सारी स्पॉन्सरशिप थी मेरी सिर्फ जनवरी मंथ की। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैंने एक्जैक्टली ऐसा क्या चेंज किया पिछले 3 महीने में जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरा स्पॉन्सरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आने लग गया। और ऐसा क्या रीज़न होता है, कौन सी नीश तुम्हें सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें तुम्हें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप चाहिए। और राइट, तो मैं तुम्हें सिंपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनो। तो चलो अब डिस्कस करते हैं स्पॉन्सरशिप्स एक्जैक्टली डिपेंड किस चीज़ पे करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन सी नीश सबसे ज़्यादा पैसा देती है। फर्स्ट वन इज़ डेफिनेटली फाइनेंस। ऑलराइट, फाइनेंस के अलावा फिटनेस, ठीक है, फिटनेस में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। थर्ड वन हमारी हो गई स्किन केयर। स्किन केयर, ब्यूटी, ब्यूटी में भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा टेक, फोर्थ वन टेक। तो जो मेरे को मेन आइडिया है वो आई थिंक इन सब में ज़्यादा मिलता है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ज़्यादा मिलता है। देखो, फाइनेंस में क्या होता है ना, जब भी तुम फाइनेंस में करते हो, पहली बात, जो भी फाइनेंस के जनरली क्लाइंट होते हैं वो अच्छी एजुकेटेड ऑडियंस होते हैं। उनका जो बाइंग कैपेसिटी होती है, जो उनकी परचेजिंग पावर होती है, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू समवन मे बी जो एक बुक ले रहा है या कुछ भी और ले रहा है। तो इनकी जो परचेजिंग पावर होती है बहुत अच्छी होती है, एक अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये हाई, लाइक जो टियर 1, द क्रीम ऑडियंस कहते हैं, द 1% ऑफ इंडिया, वो इस कैटेगरी में आती है। अब इन लोगों का बिजनेस कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें रिकमेंड किया एंजल वन, मान लो, ठीक है। अब तुमने एंजल वन में जाके अकाउंट खुलवा लिया, तो इनको ना हर मंथ उससे क्या मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, ठीक है। तुम जो भी ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको कुछ नहीं मतलब उससे। एंजल वन वालों को मिलेगा ब्रोकरेज एट अ स्टैंडर्ड रेट, जो भी तुम ट्रेड करोगे उस पर। तो जनरली अगर कोई ट्रेडर होता है या कोई भी ऐसा बंदा होता है जो इन्वेस्ट करता है, वो रेगुलर बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग करता है। उसकी वजह से जो फर्म होती है, जो फाइनेंस फर्म होता है, उसका जो ब्रोकरेज है वो लगातार जनरेट होता रहता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर जिसमें तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, जो मेरे पास खुद ऑप्शंस आते हैं ना, मेरे को क्या बोलती है फर्म्स कि आपको हम लोग 50% ऑफ दी वो देंगे, ब्रोकरेज देंगे। तो मान लो मैं एक अकाउंट खुलवाता हूँ और एफएनओ के अंदर, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, जनरल जो चार्ज लगता है वो 20 रुपीज़ रहता है पर ट्रेड। ऑन एन एवरेज एक ट्रेडर एक दिन के अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रेड्स कर लेता है, मतलब एक रेगुलर ट्रेडर है तो वो दिन के 5 ट्रेड कर लेता है। तो तुम देखोगे दिन के 100 रुपये बन गए, और अगर वो 20 दिन भी करता है ये चीज़ तो अपन के बन गए 2,000 रुपये। और राइट, अब इसमें क्या हुआ, ये एक रिकरिंग रेवेन्यू है। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब जो भी एंजल वन को एक बार मार्केटिंग स्पेंड करनी पड़ी, लेकिन अगर वो जो ट्रेडर है, जो भी फाइनेंस वाला बंदा है,
वो ऑन अ रेगुलर बेसिस इन्वेस्ट करेगा तो 2,000 रुपये कंपनी को हर महीने मिलते रहेंगे। अब तुम सोचो अगर 100 लोगों ने कर लिया तो 2 लाख रुपये महीने के कंपनी को ऐसे ही मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो इनमें जो होता है, जिन भी फील्ड में रिकरिंग रेवेन्यू होता है ना कहीं ब्रांड उनको ज़्यादा पैसा देती है, क्योंकि ब्रांड मेरे को 2 लाख रुपये देने को रेडी है आज। इसका रीज़न क्या है? ब्रांड भी मेरे को पैसा दे रही है तो उसका रीज़न होना चाहिए, राइट। ब्रांड अगर मेरे को 2 लाख रुपये दे रही है तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि मैं फ्यूचर में उसको 4 लाख रुपये ला के दूंगा। तो अगर मेरे 2 लाख में से मान लो मैं 100 कस्टमर भी कन्वर्ट कर लेता हूँ मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस में से, तो सोचो जो फर्म होगी उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा अगर सिर्फ 100 लोग भी उसके पास एक्टिव ट्रेडर आ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये रीज़न है कि फाइनेंस फर्म्स इतना ज़्यादा बजट दे पाती हैं, ज़्यादा पैसा दे पाती हैं। अब अपन आते हैं फिटनेस पे। तुम फिटनेस में देखोगे तो हमेशा जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, तुम्हारा प्रोटीन हो गया, तुम्हारा क्रिएटिन हो गया, ठीक है, तुम्हारा प्री वर्कआउट हो गया और अश्वगंधा हो गया, जो भी इतने सारे सप्लीमेंट आते हैं, एक चीज़ कॉमन है सारे सप्लीमेंट्स में, ये ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम होते हैं, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस मतलब क्या हुआ? हर महीने। तो अगेन अगर कोई ब्रांड मेरे को 2 लाख रुपए दे रहा है एक रील बनाने के, अब मैंने उसके 100 लोग भी ला दिए जो उसका प्रोडक्ट लेने लग गए। अभी मैं प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, खुद लेता हूँ, क्रिएटिन भी लेता हूँ, प्री वर्कआउट भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीना लिया और छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुम कोई भी कपड़े लेते हो तो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो 6 महीने चल जाएंगे, 8 महीने चल जाएंगे, 1 साल चल जाएंगे। एक ने यूज़ कर लिया तो छोटे भाई को चले जाएंगे। लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक फिटनेस फ्रीक है तो वो हर महीने उस चीज़ को कंज्यूम करता रहेगा। तुम समझ रहे हो इसको? तो अब इससे क्या होगा? कंपनी ज़्यादा कमाएगी। 3000 रुपीज़ का एक प्रोटीन पाउडर आ जाता है फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मांगने कोई भी मसल ब्लेस या कोई भी ब्रांड का, और मैंने सिर्फ 100 लोगों को भी बेच दिया तो जो कंपनी है उसके 3 लाख रुपए बन गए। अब मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस है ओवर 8 लाख प्लस की, तो इसमें से सिर्फ 100 लोग भी अगर इनका ब्रांड खरीद लेते हैं तो कंपनी मेरे से पैसे बना लेगी। तो यही रीज़न होता है कि ये जो इतने ब्रांड्स हैं ये पैसे देने को रेडी होते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो ध्यान से सुनते रहो। अभी जैसे स्किन केयर हो गया या ब्यूटी हो गया, तुम देखोगे जितने भी लोग स्किन केयर करते हैं, सनस्क्रीन हो गई, ब्यूटी हो गया, मेकअप हो गया, ब्यूटी क्रीम्स या जो भी ये सारे हैं, ये अगेन ये सारे ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन 1 महीना लगाया अगले महीने से लगाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। अब तुम एक कॉन्सेप्ट समझो CLV का, ये है बेसिकली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। यार इसका सिंपल सा मतलब है कि एज अ कस्टमर तुम कंपनी को लाइफ टाइम में कितनी वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो। कोई भी जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका रिकरिंग होता है ना नेचर, जैसे अभी मान लो तो मैंने एक शर्ट ली, ठीक है, एक शर्ट ली 1000 रुपये की पड़ी मेरे को, मैं अगली शर्ट कब लूँगा वापस? मेरी ये शर्ट में भी अगले 1 साल तक ख़राब नहीं हुए, तो 1 साल में मेरे को एज अ कंपनी ने मेरे से 1,000 रुपये कमाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ मान लो मैं एक प्रोटीन पाउडर लेता हूँ जो एक डब्बा आता है मान लो 1000 रुपये का, अब मैं उसको हर मंथ कंज्यूम करूँगा, तो जो कंज्यूमर की वैल्यू, वो जो लाइफ टाइम वैल्यू हो गई, मतलब ईयर ऑन ईयर वैल्यू हो गई, वो हो गई लगभग 12,000 रुपये। तो एज अ रिजल्ट ये जो ब्रांड होता है, जो भी रिकरिंग रेवेन्यू की फील्ड में होता है, ये तुम्हें ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो जाता है। सिंपल सी ये बात है। तो इसमें अब अपन के कौन से ब्रांड आ गए? अपन का फाइनेंस इसी में आ गया, अपन का फिटनेस इसी में आ गया, अपन का जो स्किन केयर है वो भी इसी में आ गया। लेकिन अब जैसे दूसरी तुम नीश ले लो, अगर जैसे अपन ले फैशन में तुम देखोगे तो कंपेरेटिवली तुम्हें कम पैसे मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिंपल रीज़न, जो कपड़े होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। टेक में भी अच्छे पैसे होते हैं। देखो टेक में जो होता है वो रिकरिंग रेवेन्यू नहीं होता, रिकरिंग नहीं होता, लेकिन जो इनका टिकट साइज़ होता है, टिकट साइज़ मतलब एक आइटम की प्राइस ही इतनी ज़्यादा होती है। एक आईफोन ही तुम्हारा 70,000 का आ जाता है, 80,000 का आ जाता है, कोई कैमरा लेते हो तो वो बहुत महंगा आ जाता है। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से ये वाले टेक वाला फील्ड भी तुम्हें हाई पे करता है। इसके भी अगेन जो भी बंदा अच्छा टेक प्रोडक्ट लेता है, कोई भी कैमरा हो गया, फ़ोन हो गया, गैजेट्स हो गए, वो अगेन टियर 1 ऑडियंस या द क्रीम ऑडियंस में माना जाता है, स्पेशली अगर वो हाई एंड यूज़ कर रहा है तो। अब इन लोगों को तुम अलग अलग सर्विस बेच सकते हो। जैसे अगर कैमरा लिया, जैसा अभी मैंने कैमरा लिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, 60,000 रुपीज़ का कैमरा आया था, उसका मैंने 20,000 रुपये का एक अलग से लेंस लिया। अब मैंने उसका एक और लेंस लिया 40,000 रुपीज़ का। तो तुम देख रहे हो, जस्ट बिकॉज उसने मेरे को ये 60,000 रुपये का कैमरा बेच दिया, मैंने इतने और पैसे खर्च कर दिए उसकी एक्सेसरीज़ पे। ऐसा ही होता है जैसे किसी ने आईफोन बेच दिया तो वो तुम्हें उस पर अलग अलग सर्विस, अलग अलग ऐप बेचने लग जाएंगे, जैसे iCloud सर्विस हो गई। अब अपन अगली चीज़ पे आते हैं कि मैंने ऐसा क्या चेंज किया था जिसकी वजह से मेरे को ब्रांड डील्स आने लग गई। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले मैं सिर्फ था मोटिवेशन में, ठीक है। मोटिवेशन मैंने क्यों चुना? क्योंकि देखो यार, एक लॉयर भी मोटिवेशन कंटेंट कंज्यूम करेगा, एक डॉक्टर भी करेगा, एक इंजीनियर भी करेगा। बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है यार, हर ना कोई डीमोटिवेट होता रहता है, जिसकी वजह से वो यूज़ करता रहता है जो भी मोटिवेशन होता है। लेकिन मोटिवेशन में दिक्कत क्या है ना, जो मेरे को कोई भी मनी देने को रेडी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ब्रांड ही नहीं है अभी।
तो मैंने सिंपल सी चीज़ की यार, मैंने सोचा मैं जिम तो जाता ही हूँ, तो मैं काम करता हूँ जिम के साथ जिम कंटेंट भी डालता हूँ। तो इसकी वजह से लोग मेरे को फिटनेस के लिए फॉलो करने लग गए। आई एम अगेन, फिटनेस इज़ अ गुड पेइंग नीश। मैंने ये सोच के किया। फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, सेबी के 5 सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। अब मेरे के 5 सर्टिफिकेट्स हैं, इसकी वजह से मैंने सोचा यार मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, फाइनेंस के बेस पे भी कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहीं ना कहीं अपनी डेली बी रोल्स, ठीक है, बी रोल डालने से क्या हुआ, मैं आ गया लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल में क्या होता है, स्किन केयर हो गया तुम्हारा, तुम्हारा खाने पीने का सामान हो गया, तुम्हारे कपड़े हो गए, क्लोथिंग हो गई, तुम जो भी दिखा रहे हो। तो अब तुम देख रहे हो, मैंने जस्ट बिकॉज की 3 चीज़ें करने से मैंने जो बी रोल्स डालना चालू किया, मैंने जो बी रोल्स यूज़ किए वो मैंने किए फाइनेंस के बी रोल्स, जो मैंने बी रोल्स यूज़ किए वो मैंने किए फाइनेंस के और फिटनेस के। जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग मोर बी रोल्स इनटू दिस नीश, मेरे को जो डील्स है वो आने लग गई। पहले मैं क्या करता था, मोटिवेशन करता था लेकिन बी रोल्स नहीं डालता था या अलग बी रोल्स डालता था। जस्ट बिकॉज मैंने बी रोल्स चेंज कर दिए, मेरी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब जो दिक्कत आती है ना लोगों को, वो क्या होता है, वो 500 के फॉलोअर्स कर लेंगे लेकिन उनकी कोई नीश ही नहीं होगी, लोग उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो गया, इसी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं कि उनके पास मोटिवेशन कंटेंट डाला लोगों ने। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जैसे कॉपी करके या किसी को भी कॉपी करके 500 के फॉलोअर्स, 400 के फॉलोअर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई नीश नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए ब्रांड्स उनको पैसे नहीं देना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक नीश होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग तुम्हें फॉलो करें। अब मेरे को लोग फिटनेस और फाइनेंस दोनों की वजह से फॉलो कर रहे हैं मेनली, ठीक है। एज अ रिजल्ट मेरे को इन दोनों से पैसे आ रहे हैं और इन दोनों से डील्स आ रही हैं, एंड ये दोनों ही वन ऑफ द टॉप पेइंग नीश है। तो कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे कमा सकते हो। ब्रांड को देखना है तुम्हारा क्वालिटी कंटेंट कैसा है, तुम्हारी जो ऑडियंस है वो कैसी है। अगर तुम्हारी टियर 1 की ऑडियंस है, मतलब अच्छी ऑडियंस है, एजुकेटेड ऑडियंस है, तो वो तुम्हें फॉलो करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी ऑडियंस गंदी है, जैसे मे बी, जैसे तुम देखोगे काफ़ी सारे जो इन लोगों के 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं, जो भी ये मे बी जो गर्ल्स डांस करती रहती हैं या बस ऐसी रैंडम वीडियोस मीम्स बनाती रहती हैं, इनके 5 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन ये प्रमोशन किसका कर रहे हैं, गैम्बलिंग ऐप्स का। क्या रीज़न है इसका, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ब्रांड, कोई लोग इनको फॉलो क्या कर रहे हैं, सब नाच गाना देख के चले जाते हैं मज़े के लिए। जो इनकी ऑडियंस क्वालिटी है वो बहुत गंदी है। तो ये ऑडियंस क्वालिटी अच्छी कैसे आएगी, जब तुम अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस करोगे। मीम डाल के तुम फेमस हो जाओगे, फॉलोअर्स ले आओगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे। अगर तुम्हें मस्ती के लिए करना है तो करो, लेकिन अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एक गुड क्वालिटी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी जिसके पास अच्छी परचेजिंग पावर है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब तुम मेरे को बता सकते हो कि आगे तुम्हें किस चीज़ पे वीडियोस देखने हैं, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट सच वीडियोस। इसके अलावा मैं एक स्टॉक मार्केट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रॉम इन दी अपकमिंग 2-3 डेज़ में। तो अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट A to Z सीखना है, पूरा यूट्यूब पे मैं सिखाने वाला हूँ जितना मेरे को है। मेरे पास CFA का लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, 5 सेबी के एग्जाम्स के सर्टिफिकेट्स हैं, मैं बायो में सबका लिंक भी डाल दूंगा। एंड येस, दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।